नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में कुछ सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है और जब प्रकाश की किरण इन माध्यमों से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा सघन माध्यम क्या होता है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझाना चाहता हूं क्योंकि आपको सघन माध्यम यदि विरल माध्यम नहीं आ रहा है तो आपको यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज आपको समझना होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। हम परिभाषाएं जानते हैं लेकिन परिभाषाओं से सघन माध्यम और विरल माध्यम को आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दिमागी और कुछ उदाहरण सहित आपको समझाएंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। देखिएगा सघन माध्यम की परिभाषा क्या है। सघन माध्यम की परिभाषा होती है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम की परिभाषा क्या है, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको समझ में आ रहा होगा परिभाषा के आधार पर क्या होता है। सघन माध्यम की परिभाषा है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम कहते हैं यानी कि विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप समझिएगा, देखिएगा ये तो परिभाषाएं हैं लेकिन मैं अपनी भाषा में कुछ समझाना चाहता हूं सघन माध्यम और विरल माध्यम को। देखिएगा ये क्या है, ये दो माध्यम है। ये एक सघन माध्यम है जिसमें क्या हुआ, भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये क्या है, जल भरा हुआ है। और ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम है, ये इसमें वायु है। क्या है, वायु। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ये इसमें क्या भरा हुआ है, जल, और इसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। समझिएगा ये हमारा सूर्य है और सूर्य से सभी दिशा में प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आती है और जल पर पड़ती है और जल में जो कण होते हैं यानी कि वो पास पास में है। देखिएगा यहां पर ये जो कण हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पास पास में। और विरल माध्यम यानी कि वायु में पार्टिकल्स दूर दूर हैं। जब प्रकाश की किरण जल से होकर गुजरेगी तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं वो बिल्कुल पास पास में हैं। तो यानी कि प्रकाश की किरण यानी कि इन पार्टिकलों से होकर गुजरेगी। अधिक पार्टिकल्स होने के कारण यहां पर क्या होगा, यानी कि प्रकाश की किरण को समय अधिक लगेगा और समय अधिक लगेगा। और जब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से होकर गुजर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसमें पार्टिकल्स दूर दूर है। जब दूर दूर पार्टिकल्स हैं तो कम पार्टिकलों से होकर गुजरना पड़ेगा। यहां पर अधिक पार्टिकलों से होकर गुजरना पड़ेगा, यहां कम पार्टिकल से होकर गुजरना पड़ेगा। जब अधिक पार्टिकल से होकर गुजरेगा
जब मान लीजिए आप भीड़ भाड़ में जाते रहे हो, जब भीड़ भाड़ में चलते हो तो आपकी चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जब यानी कि खुले रास्ते में चलते हो, जहां एक दो इक्का दुक्का कोई मनुष्य मिलता है, तो वहां पर चाल जो है तुम्हारी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अपने यानी कि जल्दी जल्दी चल सकते हो। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको ये समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण यानी कि घने माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी क्या हो जाती है, चाल कम हो जाती है, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसमें समझिएगा, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से होकर गुजरती है, यानी कि ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण यानी कि चलने में उसको समय कम लगता है, आसानी से यानी कि जो है प्रकाश की किरण आसानी से चल सकती है। तो यानी कि इसमें समय अधिक लगता है, इसमें समय कम लगता है। इसमें समय अधिक लगेगा तो यानी कि इसकी चाल, इसमें चाल क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। जिसमें समय अधिक लगेगा तो उसमें यानी कि चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विरल माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है, क्योंकि इससे गुजरने में उसे समय क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पर आसानी से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि सघन माध्यम क्या है। सघन माध्यम वह है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, यानी कि सघन माध्यम का मतलब ये हो गया जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। हमने अपनी भाषा में बता दिया, जिसमें क्या होते हैं, सघन यानी कि घना माध्यम हो उसे कहते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम यानी कि माध्यम में जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर हो तो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, अब समझते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना है। हमें प्रकाश की किरण को माध्यमों से होकर गुजारना है। किससे होकर गुजारना है, अन्य माध्यमों से होकर। देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल। और ये की माध्यम ये है जिसमें केरोसिन भरी हुई है, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल। एक माध्यम हमारा ये है, ये वायु है। क्या है, वायु। ये माध्यम जो है इसमें क्या है, वायु है। ठीक है, और ऊपर का माध्यम भी हमारा वायु है। यहां पर ये क्या है, सूर्य प्रकाश, सूर्य है। यहां से प्रकाश की किरण आएगी और इन माध्यमों से होकर गुजरेगी, तो प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण आती है किससे आएगी, ये हमारा कौन सा माध्यम है, वायु। वायु में यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में ना होकर दूर दूर होते हैं, तो यानी कि इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। यानी कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। और यानी कि केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। और वायु का अपवर्तनांक आपको पता है 1.003 होता है। तो इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक अधिक है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक अधिक है तो ये कौन सा हो गया, सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है ये विरल हो गया। अब ये देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये विरल माध्यम से सब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये क्या होता है, ये जानते होंगे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, अवलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। यानी कि उसको जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जाके वो अवलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये हमारा अवलंब है।
ठीक है, अब समझिएगा, अब ये अविलंब की ओर झुक गई। अब ये हमारा क्या है, जल है, और ये क्या है, केरोसिन है। इसका अपवर्तनांक 1.33 है, इसका अपवर्तनांक 1.44 है, इसका अपवर्तनांक कम है, इसका अपवर्तनांक अधिक है। इसका अपवर्तनांक कम है, इसका अधिक है, तो मतलब ये हो गया, ये सघन माध्यम है, ये कौन सा है, विरल माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वो किधर की ओर, ये हमारा क्या है, अविलंब, क्या है, अविलंब। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो किधर झुक जाएगी, अविलंब। उसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन वो किधर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा, ये माध्यम जो है केरोसिन का, यानी कि केरोसिन में, यानी कि केरोसिन का जो अपवर्तनांक है वो 1.44 है। और वायु में जब ये जाएगी, केरोसिन से वायु में जब प्रकाश की किरण जाएगी तब देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। जब केरोसिन से वायु में जाएगी तो केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक है और वायु का अपवर्तनांक कम है, तो यानी कि अधिक अपवर्तनांक है, तो इसका मतलब ये सघन माध्यम हो गया, और ये कौन सा हो गया, विरल माध्यम होगा। आप देखिए, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा। यहां पर ये प्रकाश की किरण है, ये हमारा क्या है, अविलंब है, नॉर्मल है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण यानी कि अविलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, ये दूर हट गई। बात समझ में आ रही। यहां पर समझिएगा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो इसकी चाल इसमें कम हो जाएगी। जब जल से केरोसिन में प्रवेश करेगी तो इससे भी इसकी चाल इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब यानी कि केरोसिन से वायु में प्रवेश करेगी तो इसमें जो चाल है प्रकाश की, इसकी अपेक्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से हम यानी कि डायग्राम बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो होगी तो अलग अलग माध्यम में यानी कि प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक किस प्रकार होगा वो मैंने आपको आसानी से समझा दिया।